नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। खेल जगत की तमाम खबरों के साथ मैं शक्ति सिंह और श्रोताओं तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ मलय नीरव। मलय, आपका स्वागत है। धन्यवाद शक्ति और श्रोताओं का अभिवादन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत ने कल नागपुर में न्यूजीलैंड को T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में 48 रन से हराया। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स के बीच मुकाबला जारी। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों में आज आइस स्केटिंग में हरियाणा ने 2 स्वर्ण जबकि केरल और उत्तराखंड ने एक स्वर्ण पदक जीता। भारत ने कल नागपुर में न्यूजीलैंड को T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में 48 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में कल शाम पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने अभिषेक शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी और रिंकू सिंह की शानदार फिनिशिंग की बदौलत निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 238 रन का विशाल स्कोर बनाया। अभिषेक ने शानदार शुरुआत करते हुए 8 छक्कों की मदद से 35 गेंद में 84 रन की शानदार पारी खेली। वहीं रिंकू ने अंत में पारी को संभालते हुए ताबड़तोड़ 20 गेंद पर 44 रन बनाए और टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया। न्यूजीलैंड की ओर से जैकब डफी और काइल जेमिसन ने 2-2 विकेट हासिल किए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेहमान टीम की शुरुआत खराब रही और एक ही रन पर 2 विकेट गिर गए। इसके बाद ग्लेन फिलिप्स ने पारी संभालते हुए 40 गेंद पर 78 रन बनाए, लेकिन भारतीय खेमे की शानदार गेंदबाजी के आगे न्यूजीलैंड 7 विकेट खोकर मात्र 190 रन ही बना सकी। शिवम दुबे और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट लिए। अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का अगला मुकाबला कल शाम 7 बजे रायपुर में खेला जाएगा। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन। जिस प्रकार की एक दिवसीय श्रृंखला गुजरी, उसके बाद जैसी भारतीय प्रशंसकों को उम्मीद थी वैसा ही मुकाबला देखने को मिला कल। बिल्कुल, जिस प्रकार से एक आहत श्रोता जो क्रिकेट प्रेमी थे और आहत हुए थे इस पहली श्रृंखला के हार में, जो एक दिवसीय श्रृंखला की हार से, उसके बाद उनको उम्मीद थी कि भारत की T20 टीम जब उतरेगी तो कुछ अच्छा करेगी और बहुत ही अच्छे खेल का प्रदर्शन किया। आपने देखा कि इतने बिल्कुल ही जिसको कहते हैं पेडेस्ट्रियन बॉलिंग, बिल्कुल साधारण गेंदबाजी का वहाँ पे मुजाहिरा पेश किया न्यूजीलैंड ने। और मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि सेंटनर के बारे में कहा जा रहा है ना कि क्यों उन्होंने ग्लेन फिलिप्स से बॉल कराई, क्यों उन्होंने डैरल मिचेल को बॉल किया। तो ये मत भूलिए कि 2020 वर्ल्ड कप की तैयारी चल रही है और वो ऐसे में प्रयोग करना चाहेंगे और उन्होंने प्रयोग किया, लेकिन ये प्रयोग विफल रहे क्योंकि जब भारतीय बल्लेबाजों की बारी आई और जब उन्होंने सामना शुरू किया तो आपने देखा कि जिस तरह से अभिषेक शर्मा लग रहा था कि एक तूफान चल रहा है जिसे रोकना ही मुश्किल है। और फिर सूर्य कुमार यादव ने भी 22 गेंदों में 32 रन बनाकर एक बार फिर ये साबित किया कि अभी बहुत क्रिकेट उनमें बची है। हार्दिक पांड्या ने भी अच्छी गेंदबाजी की और फिर रिंकू सिंह के क्या कहने, एक अच्छे फिनिशर की तलाश जो भारतीय टीम को रही है, खासकर महेंद्र सिंह धोनी के जाने के बाद, उसमें रिंकू सिंह खड़े उतरते हैं, उसमें उस कसौटी पर खड़े उतरते हैं और उन्होंने बेहतरीन 220 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने जो अंत में रन जोड़े, उन रनों के दबाव में आ गई न्यूजीलैंड की टीम। और आपने देखा कि आया राम गया राम की कहानी पहले 2 विकेट में हो गई और ऐसा लग रहा था कि ये तो टीम पता नहीं 50 रन भी बना पाए कि नहीं। मगर कुल मिलाकर अगर आप देखें तो भारत की बल्लेबाजी, भारत की गेंदबाजी, खासकर यहाँ ईशान और वरुण की बात करनी होगी और अर्शदीप तो अच्छा कर ही रहे हैं। ये सब देखकर ऐसा लगा कि भारतीय टीम विश्व कप की जो तैयारी कर रही है 2020 विश्व कप की, उसमें एक मजबूत दावेदार के रूप में उभरने वाली है। जी बिल्कुल, आपने भारत की दावेदारी की बात की। एक सवाल मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा कि भारतीय टीम, ऐसा देखा गया कि ऑलराउंडर्स पे अधिक निर्भर होती हुई नजर आई। वो हम अपनी गेंदबाजी भी देखें, 3 से 4 ऑलराउंडर्स को मौके दिए गए और बल्लेबाजी में भी। क्या भारतीय टीम इसी रणनीति के साथ विश्व कप में उतरना चाहेगी या फिर हार्डकोर गेंदबाज और हार्डकोर बल्लेबाजों को लेकर के एक टीम बनाई जाएगी?
देखिए, अगर आप देखें जो कम सीमित ओवरों की क्रिकेट है, जिसमें 2020 हो या 50 ओवर्स की क्रिकेट है, उसमें ऑलराउंडर्स, हरफन मौला खिलाड़ियों की विशेष भूमिका रहती है और उनसे उम्मीद की जाती है कि वो रन भी जोड़ेंगे और वो विकेट भी लेंगे। हम 1983 के उस विश्व कप जीत को भी अगर आप याद करें तो मोहिंदर अमरनाथ, मदन लाल जैसे खिलाड़ी जो कि जिन्होंने रन भी लिए और बहुत सारे ऐसे नाम थे, लगातार कीर्ति आजाद, कपिल देव रन भी बनाए, विकेट भी लिए। तो ऑलराउंडर्स की भूमिका सीमित ओवरों के मैच में हमेशा से रही है और ये अच्छी बात है कि भारत में भी जितने ऑलराउंडर्स हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि बेंच स्ट्रेंथ जो हमारी है उसमें जब चयनकर्ताओं को चुनाव करना होगा टीम का, तो उनको लगेगा कि ऑलराउंडर्स अगर हम रखते हैं तो हम मैच जीत सकते हैं और ये बात साबित की है भारतीय ऑलराउंडर्स ने न्यूजीलैंड के खिलाफ। जी बिल्कुल, और उम्मीद होगी कि भारत कल होने वाले मुकाबले में भी अपनी इस लय को जारी रख पाता है। अब बात करते हैं महिला क्रिकेट की, जहां महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज वडोदरा में यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स का मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक गुजरात की टीम ने 15वें ओवर में 4 विकेट पर 102 रन बना लिए थे। इससे पहले यूपी की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मलय यूपी तीसरे नंबर पर है और गुजरात आखिरी स्थान पर है पॉइंट्स टेबल में। क्वालिफिकेशन की दौड़ मुश्किल होती जा रही है दोनों टीमों के लिए। बिल्कुल, देखिए, अगर दोनों को प्लेऑफ में जगह बनानी है तो ये ज़रूरी है कि दोनों एक भी मैच यहाँ हारे नहीं। लगातार जीतना ज़रूरी होगा उनके लिए, क्योंकि जब आप अपनी करनी से जीतते हैं और अपनी जगह सुरक्षित कराते हैं तो आपका मनोबल बढ़ा रहता है। मगर अगर आप फिर इस बात पर निर्भर करने लगते हैं कि अच्छा कौन किसे हराएगा, कौन किससे हारेगा, उसके बाद हमें मौका मिलेगा तो हम वहाँ पहुँचेंगे, उस स्थिति में कोई पढ़ना नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि हमें बिल्कुल सीधा एंट्री मिले प्लेऑफ में। इसलिए दोनों के लिए ज़रूरी है कि दोनों बहुत अच्छी यहाँ पे अच्छे खेल का प्रदर्शन करें और वही हम उम्मीद भी कर रहे हैं कि अच्छा करेंगे। गुजरात जायंट्स ने अच्छी शुरुआत की है, देखिए क्या होता है। अच्छी शुरुआत मिली और देखते हैं कि इसको कितने तक के टोटल तक पहुंचाने में गुजरात की टीम सफल रहती है। अब बात करते हैं बैडमिंटन की, जहां पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पीवी सिंधु के लिए आज का दिन 2 उपलब्धियां लेकर आया। पहले सिंधु ने महिला सिंगल्स की प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में डेनमार्क की होजमार्क कजरफेल्ड को 21-19, 21-18 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया, जहां अब सिंधु का सामना कल चीन की चेन यू फेई से होगा। सिंधु और फेई अब तक 13 बार एक दूसरे का सामना कर चुकी हैं, जिसमें फेई ने 7 मैचों में जीत हासिल की है, वहीं सिंधु 6 मैचों को जीतने में कामयाब रही है। वहीं दूसरी उपलब्धि ये रही कि वे इस जीत के साथ ही सिंगल्स में 500वीं जीत हासिल करने वाली भारत की पहली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई। विश्व स्तर पर देखा जाए तो सिंधु 500 या उससे अधिक मैच जीतने वाली सिंगल्स में 6ठी महिला खिलाड़ी बन गई हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने प्री क्वार्टर फाइनल मैच में हांगकांग के जेसन गुनावन को लगभग आधे घंटे तक चले मुकाबले में 21-10, 21-11 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह को पक्की की, जहां लक्ष्य सेन का सामना थाईलैंड की खिलाड़ी पक्कापोन तरारत स्कूल से होगा। जबकि पुरुष वर्ग में किदाम्बी श्रीकांत और महिला वर्ग में अनमोल खरब को हार का सामना करना पड़ा। वैष्णवी, स्पोर्ट्स स्टैंड। इंडिया ओपन के पहले ही दौर में बाहर होने के बाद यहाँ पे पहली बात तो 500वीं जीत और इतनी बड़ी उपलब्धि की क्वार्टर फाइनल में पहुंच के भी एक राहत की सांस ली होगी सिंधु ने ज़बरदस्त वापसी की है। अगर आप देखें अभी तक तो इस सीज़न की शुरुआत जब हुई सिंधु द्वारा तो मलेशिया ओपन सुपर 1000 में उन्होंने सेमीफाइनल में बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन करके सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। ये अलग बात है कि जब भारत में पिछले हफ्ते टूर्नामेंट हुआ तो उसमें वो अच्छा नहीं कर पाई, लेकिन ये जो 500वीं उनकी जीत है करियर की, और ये दुनिया की 6ठी ऐसी सिंगल्स विमेंस प्लेयर हैं जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है कि उन्होंने 500 मैच खेले हैं और जीता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसके बाद अगर आप अभी जो स्थिति है जहां सिंधु पहुंची हैं, अगर आप देखें तो जब चीन के साथ उनका मुकाबला होगा, टोक्यो ओलंपिक्स की गोल्ड मेडलिस्ट और
4 जो पिछले मुकाबले हुए हैं उसमें हर बार उन्होंने जीत हासिल की है, लेकिन सिंधु के लिए उनमें से 3 जीत जो है वो 3 गेम्स के मैराथन रन्स में हुई थी। ये बात ध्यान देने लायक है, क्योंकि 72, 92 और 75 मिनट ये 3 रिकॉर्ड हैं। इतनी देर तक मैच, जब 72 मिनट, 92 मिनट, 75 मिनट आप खेलते हैं तो इसका मतलब कि टक्कर इससे ज़्यादा कड़ी हो नहीं सकती, और सिंधु ने उस ज़बरदस्त स्टैमिना का परिचय दिया है। तो मुझे लगता है कि सिंधु के लिए वापसी करना और एक धमाकेदार वापसी करने का ये एक और सुनहरा मौका है, जिससे भारत के बैडमिंटन जगत को आशाओं की नई किरण जल्दी दिखाई देने लगेगी। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ी किरण, और भूलना नहीं होगा कि इन 500 जीतों में कुछ ऐसी जीते हैं जिन्होंने भारत को ओलंपिक में पदक दिलाए हैं, बड़े बड़े खिताब दिलाए हैं इस दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी को। और अब बात करते हैं खेलो इंडिया खेलों की, जहां खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों में तीसरे दिन आज आइस स्केटिंग और आइस हॉकी के मुकाबले खेले गए। आइस स्केटिंग में हरियाणा ने 2 स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि केरल और उत्तराखंड ने एक स्वर्ण पदक अपनी झोली में डाला। The first gold medals of Khelo India Winter Games 2026 were decided at the Ngawang Dorje Stopdan NDS Stadium here on Wednesday. Of the 4 decided, all in figure skating, Haryana bagged 2 gold medals while Uttarakhand and Kerala bagged 1 each. Haryana are on top of the standing with 5 medals overall, including 1 silver and 2 bronze. Figure skating made its debut in the Ladakh leg of the Khelo India Winter Games 2026, an Olympic event known for its grace and poise. 20 figure skaters from 5 states and 2 union territories took part in 2 categories: novice, free skating and advanced short program. The first gold was won by Hiya Adlakha of Haryana, while Tanzin Khando and Tenzin Kunzin, both from Ladakh, won silver and bronze. In men's category of ice hockey competition held at NDS Stadium, Army takes on Chandigarh team and won by 10-1. In women category of ice hockey, Ladakh scored a 7-0 victory over Chandigarh, while as ITBP team beat Himachal by 7-0. For Sports Scan, Rigzanangmo from Leh, Ladakh. जिस प्रकार की ये पूरी की पूरी प्रतियोगिता चल रही है आइस हॉकी के बाद, आज भी अगर देखा जाए तो तमिलनाडु ने एक स्वर्ण पदक जीता, फिर मध्य प्रदेश के पदक आए, लेकिन हरियाणा का दबदबा कायम है। बिल्कुल, हरियाणा अभी भी शीर्ष पर कायम है, और अगर आप देखें तो तमिलनाडु के अविक्षित विजय विसावनंत और उद्रेका सिंह जो मध्य प्रदेश के, दोनों ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। दोनों को स्वर्ण पदक मिले हैं पुरुष और महिला वर्ग के 500 मीटर लॉन्ग ट्रैक इवेंट में खेलो इंडिया विंटर गेम्स में, और इससे भारत के युवाओं को, खासकर जो उदीयमान सितारे हैं, उनको एक बहुत बल मिलेगा उनको कि हम आगे बढ़ें और विंटर गेम्स जैसे खेलों में भी हिस्सा लें। तो ये जो पूरी योजना है खेलो इंडिया की भारत सरकार की, जिस पर प्रधानमंत्री हमारे श्री मोदी जी ने बहुत ध्यान दिया है, उसका आपको डायरेक्ट परिणाम यहाँ देखने को मिल रहा है कि मध्य प्रदेश का कोई व्यक्ति जब पहुँचता है लेह लद्दाख विंटर ओलंपिक्स, विंटर खेलो इंडिया विंटर गेम्स में पार्ट लेने के लिए, और वहाँ जाकर जब वो स्वर्ण पदक जीतता है तो आशा की एक नई किरण जगती है पूरे भारत के उन युवाओं के लिए जो खेल में कुछ न कुछ करना चाहते हैं, औरों से अलग करना चाहते हैं, और भारत को खेलों की महाशक्ति बनने के रास्ते में एक और आपको सुंदर सा दीपक जलता हुआ नजर आ रहा है, जिस प्रकार से युवा अच्छा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने खेलों के महाशक्ति की बात की, और उसी दीपक की कड़ी में आज केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने ओलंपिक खेल सहित विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अधिक पदक जीतने के उद्देश्य से 324 खिलाड़ियों को अपने सुरक्षा बल में शामिल किया है। इस अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया भी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों से खेलते रहने और 2036 तक भारत को खेल के क्षेत्र में शीर्ष 10 देशों में शामिल करने की दिशा में उनका योगदान देना होगा। तो लगातार सरकार प्रयासरत है और दावेदारी जो है 2036 के ओलंपिक खेलों पर है। बिल्कुल, देखिए, अगर आप खेलों की महाशक्ति के रूप में खेलों के महाकुंभ का आयोजन करने की मनसा रखते हैं तो फिर आपके यहाँ भी खेलों को और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए हर कुछ करना होगा, वो सब कुछ करना होगा जिससे आप जब दुनिया में एक ओलंपिक जैसे इवेंट को ऑर्गेनाइज करें तो आपको ये ना पता चले, लोग ये ना कहें कि इनके अपने देश से तो एक भी पदक नहीं आया और उन्होंने कैसे यहाँ आयोजित किया है, अपने यहाँ कैसे आयोजन का दावा कैसे पेश कर रहे हैं। तो इस तरह से जो एक ओलंपिक खेलों में भारत के पदकों की एक नई
तलाश में एक नए इतिहास के नए पन्ने की शुरुआत हुई है, उसमें आप देखें कि आगे बढ़ना भारत के लिए लाजमी प्रतीत होता है। जी बिल्कुल, बेहद लाजमी प्रतीत होता है भारत के लिए तमाम अवसरों को भुनाना एक चुनौती में। और श्रोताओं, अब समय हो गया आप सभी से विदा लेने का। मलय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।